बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2017 वन पेपर का सेक्शन बी कर रहे हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये स्लाइड चेंज के साथ है, मीन्स के ये वाला क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा कि आप नेम ऑफ द कंपाउंड्स बताएं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हों, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन नॉमेनक्लेचर की होनी चाहिए, ठीक है। मींस कि अगर आपने रूल सीखे हुए हैं तो आप इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसको एक स्पेशल नेम मिल जाता है फिनोल, ठीक है। तो अब हमने इसको पेरेंट नेम कंसिडर कर लिया है फिनोल, और फिर हम फिनोल के जो OH है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे नंबर 2 पर, नंबर 4 पे और नंबर 6 पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, ठीक है। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका नेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पर आ जाएं। ये आपके पास सिंपल बेंजीन नहीं है, ये सिंपल साइक्लो हेक्सेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हम इसको साइक्लो हेक्सेन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी है, मीन्स कि ये साइक्लो हेक्सानोन बन गया, साइक्लो हेक्सानोन बन गया, ठीक है, क्योंकि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 नंबर पर यहाँ पर इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच हैं, तो इसका क्या नेम बन जाएगा 2,6 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास है इस तरह से कंडेंस सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको अगर कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आपने उसको पहले ओपन करके लिखना है, कभी भी आपने डायरेक्टली उसको नेम नहीं करना, ठीक है, ताकि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आसानी से सिलेक्ट कर सकें। अब आपने ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लिया। अब देखें, इस कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल अटैच हैं और इसके साथ भी 2 मिथाइल अटैच हैं, ठीक है। जब ये आप मिथाइल लगा देंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो अब आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने अल्कीन की ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिया है। और नंबर 1, 2, 3, 4, नंबर 2 और नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट भी है डायमिथाइल, ठीक है। तो इसका नेम क्या बन जाएगा 2,3 डायमिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड भी है, तो ये ब्यूटीन का डबल बॉन्ड का जो है वो पोजीशन यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इट्स साइक्लिक फॉर्म्स। तो ये ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से 2016 के सप्ली 2 के पेपर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। डिफाइन द फॉलोइंग इनहिबिटर्स, लिपिड्स एंड स्पॉनिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ना 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मार्क्स का आपने इनहिबिटर्स बताना है, 1 मार्क्स का आपने लिपिड्स बताना है और 1 मार्क्स का ही स्पॉनिफिकेशन बताना है। तो 1 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन में ही आप आंसर कर देंगे, बल्कि आपको जितनी 4-5 लाइन्स की डिटेल्स जो है वो रिक्वायर है वो आपको प्रॉपर लिखनी होगी, ठीक है। और इनहिबिटर्स का जो है ना, अगर 1 मार्क्स का आ जाए तो आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। जैसे कि आपने पहले उसको डिफाइन करना है, अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स विद एन एंजाइम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी इज नोन एज एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। यानी एंजाइम आपको पता है ना कि रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिट का मतलब आपको वैसे भी पता है कि रोकना, कम करना, ठीक है। अब इनहिबिशन जो होती है, यानी हम जो रिएक्शन को कम कर रहे होते हैं, इनहिबिशन कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म बिटवीन इनहिबिटर एंड एंजाइम। अब इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, अगर वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब वो दोबारा से टूट नहीं रहा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्सिबल इनहिबिशन है, मींस कि वो थोड़ी देर के लिए अटैच तो हो रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है, लेकिन दोबारा से रिवर्स भी हो जाता है ये रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एंटी मेटाबॉलिक्स वगैरह, ये एज अ इनहिबिटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ तक एनफ है। लेकिन अगर प्रॉपरली 3 मार्क्स का आ जाए कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें, तो आपने फिर प्रॉपरली इसकी टाइप्स भी सारी एक्सप्लेन करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। प्रॉपरली 3 मार्क्स का आएगा तो फुल लिखना है, ठीक है।
तो अब आपने जो है पीछे बताया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, तो आपने पहले इरिवर्सिबल इनहिबिशन बतानी है। व्हेन द इनहिबिटर्स रिएक्ट एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, विद द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स की जो है ना वो एक्टिव साइट्स होती हैं। अगर कोई भी एंजाइम है इस तरह से करके, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये उसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है। तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन द इनहिबिटर रिएक्ट्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया ना उसने, ठीक है। तो अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया एंड इट इज़ स्टेबल एंड इरिवर्सिबल। तो अगर नेक्स्ट अगर हम देखें रिवर्सिबल में, द इनहिबिशन इन विच द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रिस्टोर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब यानी इसमें क्या होता है कि अगर एंजाइम की एक्टिविटी कम तो हो गई है, ठीक है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो गया है और उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, लेकिन अब हम कुछ प्रिकॉशंस करके एंजाइम की एक्टिविटी को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी रिस्टोर्ड, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशंस, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है ना कि एंजाइम ने बेसिकली किसके साथ अटैच होना होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनती है ना, ठीक है। लेकिन अब इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की शक्ल का ही इनहिबिटर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ रिजेंबल कर रहा होता है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है कि एंजाइम के साथ जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, तो वो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर अटैच हो जाता है, ठीक है। A competitive inhibitor resembles the substrate and it can bind to the enzyme in the same way that the substrate does. जैसे substrate bind करता है बिल्कुल ये भी उसी तरीके से जाके bind कर लेगा. And when present in the active site, the inhibitor prevents the normal substrate from the binding. Obviously बात है कि जब आपके पास यानी ये आपके पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट ने आना था, ठीक है, सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना था, तो सबस्ट्रेट नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह क्या आ जाएगा, इनहिबिटर आ जाएगा। और सबस्ट्रेट आ रहा होगा तो सबस्ट्रेट ऑलरेडी इनहिबिटर ने जो है जगह ऑक्युपाई कर लिया, तो सबस्ट्रेट को वो क्या करेगा, बाइंड नहीं होने देगा, ठीक है। इट विल प्रिवेंट द सबस्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्मल बाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, the effect of this effect of inhibitor is overcome by increasing the concentration of the normal substrate. अब क्या होता है कि आपके पास एक एंजाइम है, साथ सबस्ट्रेट है और साथ इनहिबिटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को के मतलब अब 50-50% चांस है ना कि सबस्ट्रेट भी आ सकता है और इनहिबिटर भी आ सकता है और वो आके एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है। तो इस पूरा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट की बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट ले लें, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हम ये पॉसिबिलिटी कम कर देंगे कि इनहिबिटर आकर अटैच हो, क्योंकि इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट्स होंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि सबस्ट्रेट ही आकर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें ये एंजाइम है आपके पास और एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ने जाके यहाँ पर ये इसकी शेप देखें बिल्कुल ऐसी थी कि इसने जाके अटैच होना था, ठीक है। लेकिन इनहिबिटर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो है ना एक्टिव साइट थोड़ी सी उसके साथ मैच कर रही है बिल्कुल, ठीक है। बैक से थोड़ा सा चेंज है यहाँ से, लेकिन जहाँ से उन्होंने एंजाइम के साथ अटैच होना है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। तो इस तरीके से इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो दोबारा से उस एक्टिव साइट पर ऑक्युपाई हो गई है तो वहाँ पे वो अटैच नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑल्सो रिड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है कि ये इनहिबिटर भी एंजाइम एक्टिविटी को कम करेगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है। कॉम्पिटिटिव का तो ये था कि बिल्कुल उसकी ना शक्ल थोड़ी रिजेंबल कर रही थी, यानी अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये इनहिबिटर है, तो सबस्ट्रेट अगर यहाँ से यूँ गोल है तो ये यहाँ से यूँ करके ऐसे है, लेकिन इधर से ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था जहाँ से इसने अटैच होना था, ठीक है। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में क्या है, a non-competitive inhibitor also reduces the enzyme activity. The inhibitor usually binds at the separate binding site. अब ये क्या है कि एंजाइम की, यानी ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, तो इसकी एक्टिव साइट के ऊपर ये अटैच
नहीं होता, बल्कि उसके साथ किसी और बाइंडिंग साइट पर उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंड इट डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट, यानी अनदर साइट पर होगा, किसी भी अदर सेपरेट बाइंडिंग साइट पर अटैच होगा, एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा। व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स एट द सेकंड साइट, किसी भी नॉन एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है जब इनहिबिटर, ठीक है, it changes the shape of the enzyme so that the shape of the active site is changed and the substrate can no longer bind to the active site। अब ये वो वाली बात हो गई ना कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो किसी को भी नहीं खेलने देंगे। मतलब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से एक्टिव साइट थी, दिस वाज द एक्टिव साइट, ठीक है। अब जो हमारे पास इनहिबिटर था वो तो ऐसे था, गोल शेप में था, तो वो किसी इस तरह से ना इस जगह पे कुछ इस तरह से शेप पे जाके अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, इनहिबिटर यहाँ पर अटैच हो गया एंजाइम के साथ, यहाँ पे नहीं अटैच हुआ। लेकिन अटैच होने के बाद उसने कुछ ऐसे चेंजेस किए कि शेप ऑफ दी एक्टिव साइट ही चेंज हो गई। अब जब सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट की शेप तो एक्टिव साइट के साथ मैच ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इनहिबिटर खुद भी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हुआ, लेकिन नॉन एक्टिव साइट पे बाइंड होकर उसने एक्टिव साइट की शेप भी चेंज कर दी, और अब सबस्ट्रेट भी उसके साथ जो है वो जाके अटैच नहीं हो सकता एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इसकी। ये देखें, ये सबस्ट्रेट था, ये इनहिबिटर था। तो इनहिबिटर तो पहली बात है यहाँ जा नहीं सकता एक्टिव साइट के ऊपर, क्योंकि मैच ही नहीं कर रही, ठीक है। तो वो नॉन एक्टिव साइट पे जाके, यहाँ पर नॉन एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद उसने कुछ ऐसा चेंजेस किए हैं कि यहाँ पर ये देखें, इसकी शेप ही चेंज होगी, एक्टिव साइट की शेप ही चेंज होगी। अब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। ये तो रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पहले इरिवर्सिबल इनहिबिशन आपको समझ आ गया, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। फिर रिवर्सेबल में आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बहुत अच्छे से समझ आ गया। और आपने अगर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर या इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स पे टॉपिक पे आता है तो आपने बहुत अच्छे से इसी तरीके से इसको ड्रॉ भी करना है और जो है प्रॉपरली इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट लिपिड्स के ऊपर। लिपिड्स क्या होते हैं भाई, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओरिजिन, ठीक हो गया, सिंपल। यानी एनिमल से हमें फैट्स मिलती हैं, वो भी लिपिड्स होते हैं, और प्लांट से हमें ऑयल्स मिलते हैं तो वो भी लिपिड्स होते हैं। विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑब्वियसली बात है कि जो लिपिड्स हैं वो पानी में तो सॉल्युबल नहीं होंगे, हमें पता है चर्बी और जो ऑयल होता है वो तो पानी में हल नहीं होता, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। एंड बिलोंग्स टू अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस के साथ यानी बिलोंग करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इनके अंदर अगर हम देखें, इनका स्ट्रक्चर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हेट्रोजीनियस का जो वर्ड है वो नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन से रिलेटेड भी है, ठीक है। यानी एक होता है ना कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऑब्वियसली बात है थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम नहीं होती। किसी साइड्स पे फॉर एग्जांपल अगर वो लाइक यानी ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा है, या कुछ ग्रुप्स ऐसे लगे हुए हैं कि जो आप कह लें पोलर बिहेव कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं जो नॉन पोलर बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिपिड्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल। अच्छा, लिपिड्स मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस का मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब वो सेल वॉल का पार्ट होते हैं इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स का पार्ट होते हैं, एंड फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं फैट्स वगैरह, जो फैट्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा जितने भी फूड स्टोरेज प्लांट्स में अगर हम देखें, फूड स्टोरेज जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी लिपिड्स होंगे, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के ये भी लिपिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे के सारे लिपिड से ही ये सारे के सारे चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उनका लिपिड होता है और उसके साथ और भी बाकी जो है वो आपके पास सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दे आर लाइक ऑर्गेनिक इन नेचर। फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है।
अब उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ग्लिसरॉल कैसे होता है, विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच ऑफ द 3 कार्बन एटम्स, यानी लाइक दिस इज 3 कार्बन एटम्स और तीनों के ऊपर अगर OH लगा हुआ है तो दिस इज़ ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये इसके साथ आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये ग्लिसरॉल हो गया। एंड दूसरा फैट्स एंड ऑयल जो हैं वो एक तो ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं और दूसरा 3 फैटी एसिड्स ज्वाइंड बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब ये जो है वो आपस में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स 3 फैटी, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी वाटर रिमूव होता है और ये ज्वाइन करते हैं और हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं, मींस के लिपिड्स बनते हैं। सिंस देयर आर 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड सो दीज आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखें ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये 3 फैटी एसिड्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं और ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये H है, H यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और C डबल बॉन्ड O और R जो है वो एट दी एंड अटैच हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे हाफ नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे। नेक्स्ट है स्पॉनिफिकेशन इज़ द सोप फॉर्मेशन। ठीक है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बाय अल्कलीज इज स्पॉनिफिकेशन। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स आपने बना दिए थे ना यहाँ पर, ये देखें ये ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स की हमने हाइड्रोलिसिस तो करनी है लेकिन अल्कलीज की फॉर्म में करनी है, वाटर के साथ नहीं करनी। ठीक है, वाटर के साथ नहीं करनी, ट्राइग्लिसराइड्स की अल्कलीज की फॉर्म में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हमारे पास जो बनेगा दैट मतलब जो सोप फॉर्मेशन होगी, तो इस प्रोसेस को हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स मींस के ऑयल्स एंड फैट्स बाय अल्कलीज इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन एंड ग्लिसरॉल इज प्रोड्यूस, क्योंकि देखें पहले ग्लिसरॉल ही तो मिला था ना, ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड्स के साथ मिलकर उसने जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाया था। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स बनाया था। तो अब ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनकी दोबारा से जब हाइड्रोलिसिस होगी लेकिन अल्कलीज की प्रेजेंस में होगी तो ग्लिसरॉल्स तो बनेंगे ही। ठीक है, ग्लिसरॉल बनेगा एंड अलोंग विद द, अब क्योंकि ये बेस की प्रेजेंस में तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बनेगा। ठीक है, फैटी एसिड्स भी बनेंगे लेकिन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा जिसको हम सोप कहते हैं। ठीक है, दीज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप्स, जिनको हम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें आपने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स करना है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ये 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बेस हाइड्रोलिसिस। ये सोडियम जो है वो इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बन जाएंगे जिसको हम सोप कहते हैं और ये ग्लिसरॉल जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स इन एजोडाइज, गिव नेम ऑफ 2 एजोडाइज। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइज होते क्या हैं। ठीक है, डाइज आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये पिछले पेपर्स में आपने डाइज का जो है वो टॉपिक कर भी लिया है। ठीक है, यानी बेसिकली डाइज हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, दीज आर कलर्ड कंपाउंड्स, क्योंकि डाई है नाम से पता चल रहा है मतलब कलर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमने डाई कराना है किसी भी चीज़ को, कपड़े को डाई करना है या कुछ भी हेयर्स को डाई करना है। ठीक है, तो ये कलर मतलब कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनसे हम किसी भी चीज़ को कलर कर सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉर्मली यूज्ड इन सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन फॉर्म में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके ये डाइज का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है तो इनके ऊपर कुछ ग्रुप्स होते हैं, और अगर हम इनको क्लॉथ के ऊपर डाई करना चाह रहे हैं तो क्लॉथ्स के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइबर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जिनके साथ ये अटैच होते हैं। ठीक है, ताकि ये फिक्स हो सकें। ठीक है, अच्छा तो ये तो यहाँ तक आपको डाई की बात समझ आ गई कि डाई जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स को कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि बेसिकली जब हम इनको अटैच करते हैं तो इनके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं ना, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, इनका केमिकल फार्मूला होता है, हर डाई का अपना केमिकल फार्मूला होता है। अ डाई ओव्स इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर्स। अब यानी फॉर एग्जांपल एक डाई है, उसके साथ मैंने कहा कि कोई मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है, उसके साथ कोई ग्रुप लगा होगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रोमोफोर। क्या कहेंगे? क्रोमोफोर। उस क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से वो अपना कलर शो कर रहा है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से डाई अपना कलर शो करता है, जिसको हम उन ग्रुप्स को कहेंगे ये क्रोमोफोर ग्रुप्स हैं। ठीक है, और कुछ अदर ग्रुप्स होते हैं अटैच
ठीक है, जिनकी वजह से ये डाई जो है ना वो अपनी फिक्सिंग प्रॉपर्टी शो करता है। यानी आप इसको पेंट है तो वॉल पे पेंट कर रहे हैं, कपड़े पे पेंट कर रहे हैं, कपड़े पे कलर कर रहे हैं, बालों पे कलर कर रहे हैं, कुछ है किसी कुछ खास ग्रुप्स है वो होते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसकी वजह से ये फिक्सिंग प्रॉपर्टी शो करता है, किसी भी चीज़ के साथ किसी भी सब्सटेंस के साथ फिक्स होता है। तो उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। डाई ओव्स इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर एंड इट्स फिक्सिंग प्रॉपर्टी टू द एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास NH2 ये इस तरीके से, यानी एक यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री है। ठीक है, NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पर NR2 ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, ये एसिडिक है, बाकी बेसिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि भाई एजोडाइज में बताएं कि क्रोमोफोर्स कौन है और ऑक्सोक्रोम्स कौन है। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स कौन से ग्रुप्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमने नेक्स्ट लाइन में बताना है कि जो एजोडाइज होते हैं दे कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप्स। तो ये यहाँ पर बेसिकली आपके पास यहाँ पर आपने ना NH के दरमियान में 3 बॉन्ड्स डालने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो नहीं 3 नहीं है बल्कि 2 ही है, सॉरी। नाइट्रोजन जो है ना वो आपस में 2 बॉन्ड्स बनाएंगे और फिर फर्दर ये किसी और यानी कार्बन वगैरह या रिंग्स वगैरह के साथ अटैच होंगे, तो ये एजोडाइज बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे डाइज जिनमें आपको ये लिंकेज नज़र आ रही है N डबल बॉन्ड N, तो आपको पता चल गया कि ये जो क्रोमोफोर है, ठीक है, N डबल बॉन्ड N क्रोमोफोर, तो इसकी वजह से ये एजोडाइज का कलर है। ठीक है, एजोडाई के अंदर ये एजो ग्रुप प्रेजेंट है, ये एजो ग्रुप है। ठीक है, एजो ग्रुप है और इसको हम प्राइमरी क्रोमोफोर कहते हैं। ये किसी भी एजोडाई के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो कॉमन ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं एजोडाइज के अंदर वो यही वाले हैं, NH2, NR2, OH, SO3H। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स होते हैं एजोडाइज के अंदर। और इसकी एग्जांपल्स भी आपसे पूछी गई हैं कि भाई ये जो एजोडाइज है उनकी एग्जांपल्स बता दें। पैरा रेड है, कॉन्गो रेड है, बिस्मार्क ब्राउन है। बिस्मार्क ब्राउन इज ब्राउन डाई यूज्ड इन द बूट पॉलिशेज एंड फॉर डाइंग वूल एंड कॉटन। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाई क्योंकि आपकी बुक में कोई स्ट्रक्चर नहीं है पैरा रेड की, कॉन्गो रेड की, बिस्मार्क ब्राउन की, लेकिन कुछ की बुक्स हैं जिसमें उन्होंने ये दी हुई हैं। ठीक है, तो जब आपकी बुक में नहीं है तो आपको ड्रॉ भी कोई नहीं करनी। ठीक है, आपको यहीं तक लिखना है क्योंकि पहले ओल्ड बुक्स में जो है इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स दी हुई थी, न्यू बुक्स में से इन्होंने ये निकाल दिया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको शो नहीं किया। क्योंकि जब एडिशनल चीज़ें मैं आपको नहीं करवा सकती, क्योंकि जो आपकी बुक में नहीं है वो चीज़ें मैं ऐड नहीं करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि लेंथी हो जाता है और एडिशनल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15A, गिव द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक्स, नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर। अब ये आप कह लें कि सीधा सीधा रट्टे वाला क्वेश्चन है, ये दिया जाता है अक्सर क्योंकि स्टूडेंट्स को कि मतलब ये चीज़ इस चीज़ का आप कह लें कि एज देने के लिए कि ये तो इतना आसान है तो हर बच्चा कर लेगा। ठीक है, कुछ जैसे कन्वर्जन्स होती हैं वो हर बच्चा नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं वो हर स्टूडेंट जो है वो कुछ रट्टे वाली चीज़ें होती हैं वो मतलब याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बताऊंगी कि अच्छा नेल पॉलिश है तो इसमें ये क्यों डाला है या वो क्यों डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने कुछ इसकी कंपोजिशन की ना 4 कंपोनेंट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसकी कंपोजिशन की लिखनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चाय बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसमें हमें वाटर चाहिए, ठीक है, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, टी चाहिए, ठीक है, जो पत्ती होती है वो चाहिए। ठीक है, तो ये मेन तो है ही हैं। अब कोई कहेगा कि अच्छा अदरक भी डाल दो, अच्छा इसके अंदर इलायची भी डाल दो, ये भी कर दो, वो कर दो, अच्छा यहाँ पे शुगर भी डाल दें। ठीक है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो 4 ही हैं चाय बनाने के। ठीक है, अब उसमें एडिशनल आप करते रहें तो फिर तो वही बात है कि हर एक की अपनी चाय होगी। तो आपने मेन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो वो बताने हैं नेल पॉलिश के भी और रिमूवर के भी। देयर इज़ नो सिंगल फार्मूला फॉर द नेल पॉलिश। ऑब्वियसली बात है कि उसमें आप ग्लिटर डालें, खुशबू डालें, वो डिफरेंट होता जाएगा। देयर आर हाउएवर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज। द बेसिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, बेसिक कंपोनेंट्स में आपके पास फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेल पॉलिश एक आप कह लेंगे तय होती है ना, मतलब ऐसे प्लास्टिक की तय बन जाती है, तो वो कहते हैं ये जो फिल्म बनती है ना इसकी, तो ये फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो नाइट्रोसेलुलोज है।
ठीक हो गया। अच्छा, वो डलता है। फिर आपके पास रेजिन्स हैं और प्लास्टिसाइजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक टाइप का ही होता है ना ये नेल पॉलिश। तो उसमें कैस्टर ऑयल डलेगा, एमाइल और ब्यूटाइल स्टीरिएट डलेंगे, ग्लिसरोल डलेगा, फैटी एसिड्स एंड एसिटिक एसिड। तो ये याद करनी ही हैं चीज़ें, याद किए बगैर ये आप वहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आ जाता है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स में ब्यूटाइल स्टीरिएट्स एंड एसीटेट कंपाउंड्स। अच्छा, स्टीरेट्स ब्यूटाइल स्टीरेट्स एंड एसीटेट कंपाउंड्स। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे तो उनमें से आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे पास नेल पॉलिश में कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ हो रहे थे, ब्यूटाइल स्टीरेट एंड एसीटेट। और कलरिंग एजेंट्स में पर्ल्स डाले जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनका कलर आता है, और या फिश स्केल्स डाले जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर। द नेल पॉलिश रिमूवर बेस कॉमनली कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। 2 सॉल्वेंट्स होते हैं, उनको मिलाते हैं। तो एक तो एसीटोन होता है, ठीक है, और दूसरा इथाइल एसीटेट भी इसके साथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या एसीटोन के साथ ब्यूटाइल एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इथाइल एसीटेट या ब्यूटाइल एसीटेट, ठीक है, यानी 2 कार्बन या 4 कार्बन एसीटेट हमने यूज़ करना है। ओके, तो ये सिंपल सा था, याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राइट द सोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ओजोन का, PAN का और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का। इन्वायरमेंटल का चैप्टर ओपन करें और उसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो है 5 to 6 पोल्यूटेंट्स का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो उनमें से प्रॉपरली आपकी बुक में यहाँ पर उन्होंने इस तरह से यहाँ पर पोल्यूटेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स हैं, और यहाँ पर उनका इन्वायरमेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, यानी वो क्या क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं। तो वो तकरीबन 5 to 6 हैं। तो उनमें से देखें 3 जो है वो आपसे प्रॉपरली पूछे जा चुके हैं कि भाई ओजोन के बारे में भी बताएं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के बारे में भी बताएं, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का सोर्स और उसके इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी बताएं, ठीक है। तो सोर्सेज की पहले आप हेडिंग दे दें, ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्सेज। अच्छा, अब ओजोन जो होती है, ओजोन कैसे बनती है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि ओजोन जो है वो किस तरह से बनती है। बेसिकली ये आपने कहाँ पढ़ा था, मतलब आपने जब स्मॉग पढ़ी थी ना, स्मॉग, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोग है उसका सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन होता है, ओजोन होती है, ठीक है। और हमने इसको कहा था ये फोटोलाइसिस के थ्रू ये बनता है ना, ठीक है, स्मोग। तो फोटो में हमने कहा था कि लाइट यानी रोशनी, सनलाइट की वजह से, सनलाइट में क्या होता था, हमने कहा था कि जो NO2 जो होगा उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी वो टूटेगा, ठीक है, NO में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता जाएगा, ठीक है। तो ओजोन की आपको पहले आपको पता चल गई कि फॉर्म्ड फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है, लाइसिस होती है NO2 की। देन समटाइम्स रिजल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन्स, यानी आपको पता है कि जो लेयर्स होती है ना हमारे पास एयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस तरह करके, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट अल्लाह ताला ने पहले ही रखी हुई थी ओजोन की, तो वहाँ से किसी तरह इंट्रूजन हो जाती है तो हमारी इन्वायरमेंट में जो है ये आ जाती है, ठीक है, ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन्स हो जाती हैं। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, यानी ये क्या क्या करेगी। अब अगर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की जगह ओजोन आ जाए तो क्या होगा, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, मतलब हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगी, बंद होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग, आई इरिटेशन, आंखों में भी बहुत ज़्यादा चुभन होगी, ठीक है, छींकियाँ आएंगी और बहुत ज़्यादा खांसी हो जाएगी। डिक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो है वो ओजोन आएगी तो वो जब ह्यूमंस को अफेक्ट करिए तो साथ साथ प्लांट्स वगैरह को भी वो उनकी ग्रोथ वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है, क्रॉप्स की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NO2 विद द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये VOCs क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कैन बी फॉर्म नेचुरली इन सम एनवायरनमेंट्स। ये नेचुरली भी बन जाते हैं इन्वायरमेंट्स में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जब ये NO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बन जाते हैं,
ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब अगेन ये भी इरिटेशन करेंगे, हाई टॉक्सिसिटी टू द प्लांट्स एंड रिस्पायरेटरी इरिटेशंस हो गई। ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की तरफ आ जाएं, वॉल्केनिक एरप्शन, यानी जब हमारे पास वो जो पूरा लावा होता है ना, लावा, तो लावा जब फटता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन से सल्फ़र के ऑक्साइड्स आएंगे, फिर बर्निंग ऑफ ऑयल एंड गैस से आएंगे। ठीक है। सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, यानी सल्फाइड की कोई ओर्स होंगी, अगर उनको हम रोस्ट करेंगे, उनको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे भी हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? कॉज एसिड रेन, क्योंकि देखें जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड एयर में आई, ठीक है, उसके ऑक्साइड्स आए, सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड बनेगा, फिर वो एयर या मॉइस्चर के साथ मिलेगा या रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन बना देगा। अब एसिड रेन वैसे भी अगर इन्वायरमेंट में है और हम सांस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रिस्पायरेटरी इरिटेशन तो होगी होगी। लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन द प्लांट्स, क्योंकि एसिड रेन जो है वो जब प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो उनका ग्रीन कलर जो है वो फेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। What is the role of leather tanneries in water pollution, and what health problems can be caused by this pollutant, and how can we control this pollutant? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लेदर टैनरीज़ का काम क्या होता है कि ये लेदर आप कह लें कि लेदर टैनरीज़ इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जो भी हमारा जो एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, जिसको हम खाले कहते हैं। ठीक है। तो उनको जो है वो प्रोसेस करते हैं, उनको प्रोसेस करके और साफ़ करके, ठीक है, और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बैग्स वगैरह बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, जो भी लेदर की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये लेदर टैनरीज़ का ये काम होता है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेदर टैनरीज़ इन वाटर पोल्यूशन, यानी अब लेदर टैनरीज़ अपना काम कर रही हैं भाई, जो भी हाइड्स हैं, एनिमल स्किन को हाइड्स कहते हैं। ठीक है। उन हाइड्स को वो प्रोसेस कर रही हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है। एंड व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय दिस पोल्यूटेंट्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दिस पोल्यूटेंट। ठीक है। तो अब इसमें आप इसका देखें प्रॉपर्ली आंसर कैसे लिखेंगे। there are many leather industries working in the पाकिस्तान, और ये जो लेदर टैनरीज जो वर्क कर रही हैं, लेदर टैनरीज यूनिट्स जो वर्क कर रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक भी हैं, यानी कॉटेज स्केल से लेकर बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक ये काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड इनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज़ यूज़ क्रोमियम 6 सॉल्ट्स, तो ये क्रोमियम 6 सॉल्ट्स यूज़ करते हैं बेसिकली जब ये प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। उन खालों को साफ़ कर रहे होते हैं, कुछ है तो उसमें ये बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं क्रोमियम 6 सॉल्ट्स। ठीक है। अब ये क्रोमियम 6 सॉल्ट्स जो होते हैं ना, जिसमें क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये बड़े आप कह लें कि डेंजरस सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर ये वाटर में चले जाते हैं और वहाँ से आगे ये फ़िश जो है वो इनको इनहेल कर लेती है, या फिर फ़िश जो है फिर आगे ह्यूमन उसको खाएं तो वो उसके अंदर चला जाए, तो ये आप कह लें कि कैंसर कॉजिंग कंपोनेंट्स हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। तो क्रोमियम 6 सॉल्ट्स आर हाईली टॉक्सिक एंड कॉज कैंसर। तो इस वजह से ये लेदर टैनरीज जो हैं वो आप कह लें कि वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज़ हैव द फैसिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो लेदर टैनरी है, ठीक है, उसमें से जो वाटर आ रहा है, ठीक है, पहले वो उसको ट्रीट करें, उसमें से जो क्रोमियम 6 के सॉल्ट्स हैं उनको क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करें, और फिर क्रोमियम 3 को एज आ क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जो है की फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट आउट कर लें, ताकि पानी में क्रोमियम जाए ही ना। ठीक है। एंड दिस कैन बी डन बाय रीप्रोड्यूसिंग क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड क्रोमियम +3 इज प्रेसिपिटेटेड एज क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इस फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि हमने ओवरकम करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है। तो ये है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द कंबशन एनालिसिस गिव इट्स ड्रॉबैक। ये तो बहुत ही आसान है। कंबशन का मतलब है कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको आप बर्निंग करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन करें किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मैयर कर लेना है, ठीक है, उनके अमाउंट्स को मैयर कर लेना है, तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, तो हम उनको इससे एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है,
this is the experimental technique by which the amount of various elements present in the substance are determined by combustion is called combustion analysis, and it is suitable for organic compounds. ठीक हो गया. And this analysis is used to calculate empirical and molecular formulas. ठीक है, मेन बेसिकली हम जो है इनके empirical and molecular formulas of hydrocarbons उनको हम कैलकुलेट करते हैं, और कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका हम जो है वो यानी इनके एलिमेंट्स की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. द कंबशन प्रोडक्ट विल बी, अब जैसे मैंने आपको बताया जब हम कंबशन करेंगे तो कंबशन प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दीज टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर सेपरेटली कलेक्टेड. इनको अलग से कलेक्ट किया जाता है और मेजर किया जाता है. ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो हम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस बताते हैं. ड्रॉबैक क्या है इसका? द क्लासिकल मैथड्स, क्योंकि एक तो ये क्लासिकल मैथड है, मतलब ओल्ड मैथड है. द क्लासिकल मैथड that is combustion analysis is only limited to those organic compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ठीक हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाउ वेरियस आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्या. मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में बेसिकली हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमने लेना है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें हमने कोई भी मतलब ये एलिमेंट है, उसका मेटल, उसका एटम है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं. ठीक है, अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये था और एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आया बाहर. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्योंकि एजेक्ट हो गया तो ये रेडिकल कैटाइन बना देता है. ठीक है, अब आपने जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन अब आप ये जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हो ना, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से फॉल करवाते हो. ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में यूज़ हो गई. बाकी ये जो हमारे पास रेडिकल कैटाइन बना है, बाकी एनर्जी इसके पास आ गई है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये इतना हाई एनर्जी रेडिकल कैटाइन है कि वो एनर्जी इसको भी फर्दर ब्रेक कर देगी, इसको भी फर्दर आयंस में तोड़ देगी. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जिसमें हम इसके आयंस प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो आयंस बनते हैं तो पूरा प्रोसेस जो है इसका वर्किंग वो नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं समझाऊंगी. ठीक है, एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की हुई है जिसमें आपने इसका पूरा प्रोसेस देख लेना है. ठीक है, तो लेकिन ये इन आयंस को फिर फर्दर हम जो है वो डिटेक्टर में, यानी रेडिकल कैटाइंस को हम डिटेक्ट करते हैं. जिसका मास ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा आपके लिए स्लो चलेगा. ठीक है, जिसका मास थोड़ा कम होता है वो ज़्यादा फास्ट जाके डिटेक्टर पे जाके फॉल करेगा. तो अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, जो कम अमाउंट में होगा उसकी इंटेंसिटी कम आएगी. और यहाँ पर हम उनके जो है वो मैसेज जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, कि किसका कितना मैस है, और इस तरीके से हम इसको जो है वो डिटेक्ट करते हैं. डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज वगैरह भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताया कि बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है, कि बेसिकली mass of the organic compound फाइंड आउट करना या mass of different isotopes फाइंड आउट करना. ठीक है, और इसका प्रोसेस भी बता दिया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करवाई जाती है, रेडिएशंस नहीं फॉल करवाई जाती. अब आपसे ना अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताएं यानी कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल नहीं करवाई जाती, कौन सी ऐसी टेक्निक है. ठीक है, तो वो फिर मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है. कौन सी होती है? मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करवाया जाता है. ठीक है, तो अब आप देख लें इसको आपने लिखना कैसे है. द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस विच टर्न्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस एंड मेजर देयर मैसेज. ठीक है, यानी पहले आप उस जो भी आपके पास एटम या मॉलिक्यूल है आप उसको आयंस में कन्वर्ट कर लें, और फिर आयंस में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है, आयंस में, तो फिर आप उसको जो है वो आगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं और वो फिर तेजी से जाकर डिटेक्टर पे फॉल करता है. ठीक है, तो आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके मैसेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका नाम ही मास स्पेक्ट्रोमीट्री है टेक्निक, तो ये मैस ही फाइंड आउट करती है. ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस विच टर्न्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस एंड मेजर देयर मास. अब ये फर्दर ये क्या क्या मेजर कर सकती है?
इट इज़ यूज्ड फॉर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स and determining the isotopic masses and determining the structure of organic molecules. ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी उसके अंदर कितने कार्बन्स हैं और वो किस सिचुएशन में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है, या इस तरह से ब्रांचेस में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आप जाएंगे, इसको पढ़ें अगर, तो हायर लेवल पे आप कह सकते हैं। तो इस एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू हम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। In mass spectrometry, an organic molecule under high vacuum, ठीक है, ये conditions याद रखिएगा, under high vacuum is bombarded with a beam of electron with high energy greater than ionization energy of the molecule। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि beam of electron को bombard करवाया जाता है, लेकिन लिखा हुआ है high energy greater than the ionization energy, यानी ionization energy 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस beam of electron को 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से bombard करवाया जाता है। ठीक हो गया। The ionization energy of most organic compounds is around 10 electron volt, ठीक है, and thus one of the electron of the molecule is removed and positively charged molecular ions are produced. This ion is called radical cation, and since it is unpaired and it is positively charged, इसको इसमें unpaired electron भी होता है और ये positively charged भी होता है, इसलिए हम इसको radical cation कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कोई एटम था, ठीक है, एटम या एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, एटम है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया एक, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें स्पेस क्रिएट हो गई, तो इसको हमने रेडिकल कैटाइन कह दिया। अब ये जो सैंपल है, सैंपल इन द वेपर स्टेट इज़ यूजुअली बम्बार्डेड विद अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और जब आपको पता है कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से हमने उसको बम्बार्ड करवाया हुआ है, तो ये जो आयनाइज होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना है, दिस हाई एनर्जी आयनाइजेज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूलर आइंस, यानी मॉलिक्यूल को वो आयनाइज भी करता है और बाकी जितनी एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर आइंस को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर आयन फर्दर जो है फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है ना हाई एनर्जी में मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए टूट जाएगा। ड्यू टू दिस एनर्जी द मॉलिक्यूलर आयंस जनरली डिसोसिएट्स इनटू फ्रैगमेंट्स कॉल्ड फ्रैगमेंट आयंस। तो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे आयंस प्रोड्यूस करता है और उसका काम क्या है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।